नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसे कॉमन सिविल कोड भी कहा जाता है, हिंदी में समान आचार संहिता। देश में एक बार फिर से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर एक देश एक कानून की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी शासित राज्यों में न सिर्फ इस पर बहस शुरू हो गई है, विवाद शुरू हो गया है, बल्कि अब बीजेपी की राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेशों में इस कानून को लागू करने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही हैं। इन सारे के सारे राज्यों में जहां जहां बीजेपी सरकार में है, खासतौर से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, यहां खुद या तो मुख्यमंत्री ने या उप मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने यहां लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, बल्कि उस पर हमने काम भी शुरू कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हर कोई समान नागरिक संहिता की मांग कर रहा है। प्रदेश सरकार में भी इस दिशा में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इससे पहले याद करिए, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भी प्रदेश में यूसीसी लागू करने पर अपनी बात कह चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश में इसे लागू करने पर विचार चल रहा है, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में सबसे पहले इस कानून को लाने का ऐलान किया गया। याद करिए, पुष्कर सिंह धामी चुनाव से पहले ही ऐलान कर चुके थे कि हम कॉमन सिविल कोड की तरफ काम कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब कहा है कि इसे लागू करने के लिए एक कमेटी जल्द ही बना दी जाएगी। इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो बहस शुरू हुई है, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद शुरू हुई है। अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि बीजेपी ने अपने सारे बड़े बड़े वादे लगभग पूरे कर दिए हैं, चाहे वो धारा 370 कश्मीर से हटाने का मुद्दा हो, राम मंदिर बनाने का मुद्दा हो या फिर सीएए का मुद्दा हो। उन्होंने कहा था, अब बस कॉमन सिविल कोड रह गया है, अगला नंबर उसी का है और उस दिशा में काम शुरू हो गया है। बताया यह भी जाता है कि बीजेपी की एक मीटिंग में अमित शाह ने यहां तक कहा कि उत्तराखंड में सबसे पहले इसे लागू किया जाएगा। एक पायलट प्रोजेक्ट की तौर पर उत्तराखंड में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाएगा और उसके बाद इसे पूरे देश में फैलाया जाएगा। कॉमन सिविल कोड आप जानते ही हैं, पिछले 7-8 साल में सबसे ज्यादा इस पर बहस हुई है, लेकिन फिर भी जल्दी से आपको बता देते हैं आखिर कॉमन सिविल कोड है क्या। कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसे कहा जाता है, यानी देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून। अभी ऐसा नहीं है। सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोगों के लिए एक कानून होना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। चाहे शादी का मुद्दा हो, तलाक का मुद्दा हो, जमीन जायदाद का, उत्तराधिकार का, गोद लेने का, मेंटेनेंस का, तलाक का, इन सारे मुद्दों पर अगर सबके लिए एक कानून हो जाए, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में निहित है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद धर्म के आधार पर किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। संविधान में भी समान नागरिक संहिता का जिक्र है। अनुच्छेद 44 में नीति निदेशक तत्वों की श्रेणी में इसका जिक्र है। आर्टिकल 44 कहता क्या है? आर्टिकल 44 यह कहता है, राज्यों को समान नागरिक संहिता बनाने का अधिकार है, सभी धर्मों के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने का अधिकार है, कमजोर वर्गों से भेदभाव की समस्या खत्म करना इसका उद्देश्य है, देश में अलग अलग सांस्कृतिक समूहों के बीच तालमेल बढ़ाना, यह इसका मकसद है। चलिए, राष्ट्र की बात में आज का सवाल जल्दी से आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या यूपी उत्तराखंड से होगी एक देश एक कानून की शुरुआत? और दूसरा, यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड से न्याय मिलेगा या फिर तनाव बढ़ेगा? राष्ट्र की बात में जल्दी से पहले मेहमानों से परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से गुरु प्रकाश आ गए हैं आज, कांग्रेस की तरफ से शुभ्रांश राय, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर आशुतोष वर्मा, संगीत रागी मेरे साथ हैं, आरएसएस के विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और तस्लीम रहमानी है, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। और यहां स्टूडियो में मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कॉमन सिविल कोड को लेकर अलग अलग 5 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं और अपनी सरकार को मुश्किल में डाल चुके हैं।
इनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले जरा जल्दी से सुन लीजिए केशव प्रसाद मौर्य और जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए। कॉमन सिविल कोड की जरूरत है और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है और इस देश की जनता के लिए जरूरी। उत्तर प्रदेश इस पर विचार करने की पूरी तरह से तैयारी में है और इस दिशा में निश्चित तौर से माननीय गृह मंत्री जी की भावना को भी ध्यान में रख करके और वैसे भी न्याय की दृष्टि से भी जो भेदभाव है उसको खत्म करेंगे हम लोग, सबके लिए एक जैसा कानून हो। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख मुद्दे रहे उनमें से एक यह भी है कि हम धारा 370 की बात कर रहे थे तो धारा 370 समाप्त हो गई। श्री राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे तो रामलला का मंदिर बन रहा है। कॉमन सिविल कोड की बात है, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, सारी चीज को लेकर के उन्होंने निर्णय किया है। उस निर्णय पर जो है कई तरह की बातों को लेकर के जो है अच्छा भी एक संदेश गया है और उसको एग्जामिन करेंगे उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर क्या किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, क्योंकि अमित शाह ने ये जो बात कही थी कि अब सिर्फ कॉमन सिविल कोड रह गया है, वो मध्य प्रदेश में भोपाल में ही कही थी। इसीलिए 4 राज्य ऐसा लगता है अब पूरी तरह से तैयार दिखते हैं कॉमन सिविल कोड को आगे बढ़ाने के लिए। बहस की शुरुआत से पहले मैं अश्विनी उपाध्याय आपसे चाहता हूं कि जरा थोड़े दर्शकों के लिए बताइए, कॉमन सिविल कोड आएगा तो उसके अंदर क्या होगा, कानूनी तौर पर देश में क्या बदलाव आएंगे, कौन से कानून चले जाएंगे और ये एक कानून क्या कहेगा? मानक जी, मैं प्योरली लीगल बात करूंगा। हाँ। दुर्भाग्य यह है कि जो चर्चा 23 नवंबर 1948 को हो चुकी है, अब से 75 साल पहले, हम 75 साल बाद दोबारा वही चर्चा कर रहे हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये 75 साल पहले तय हो चुका है। 23 नवंबर 1948 को उसकी बहस शुरू हुई, 2 दिन लंबी बहस चली। 300 लोगों ने मिलकर तय किया, संविधान निर्माताओं ने, कि इस देश में पर्सनल लॉ नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम के अलग अलग कानून नहीं चलेगा, देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार मिलेगा। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि कॉमन सिविल कोड आने से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं। कॉमन सिविल कोड प्योरली जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी का इशू है। ऑलरेडी हिंदुओं में हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत बेटे और बेटी, बेटा और बहू को बराबर अधिकार मिल चुका है। इसलिए कॉमन सिविल कोड आए या ना आए, हिंदुओं पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा? कॉमन सिविल कोड का मतलब लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होगी। तो हिंदुओं में तो पहले ही 18 साल और 21 साल है, वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल बढ़ जाएगी, लड़कियों की तो 21 हो जाएगी। सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा हमारी मुस्लिम बेटियों को, जिनकी शादी की मिनिमम एज 9 साल है। तो जब स्वाभाविक सी बात है, उनकी शादी की उम्र 20-21 साल हो जाएगी, वो भी पढ़ेंगी, वो भी लिखेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कॉमन सिविल कोड होगा तो दूसरा जो फायदा होगा, तलाक लेने का प्रोसीजर एक हो जाएगा सबके लिए। न किसी का मौखिक होगा, न किसी का लिखित होगा, सबका प्रोसीजर एक होगा। मौखिक होगा, सबका मौखिक होगा, लिखित होगा, सबका लिखित होगा, कोर्ट के जरिए होगा, सबका कोर्ट के जरिए होगा। तो इसका फायदा भी हिंदुओं में पहले ही ऑलरेडी कोर्ट के जरिए होता है। फायदा मिलेगा इसको मुस्लिम बेटियों को, क्योंकि ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, तलाक हसन, तलाक सुन्नत, कई तरीके के तलाक वहां आज भी चल रहे हैं, जो मौखिक होते हैं, उसमें लिखित नहीं है, कोर्ट के जरिए नहीं होते। कॉमन सिविल कोड आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका समान हो जाएगा। अभी क्या हो रखा है, किसी में यह है कि अगर महिला बाज है तो पति तलाक दे सकता है, दूसरे में यह है कि अगर पति नपुंसक है तो तलाक दे सकता है, तीसरे में यह है कि अगर महिला को कोढ़ हो गया तो पति तलाक दे सकता है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कि किस किस आधार पे तलाक दिया जा सकता है, ये सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। तो इसका भी जो फायदा, ज्यादा फायदा मिलेगा, सब ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, उसके बाद पारसी बेटियों को मिलेगा, उसके बाद ईसाई बेटियों को मिलेगा, लास्ट में हिंदू बेटियों को मिलेगा। फिर आते हैं गुजारा भत्ता। कॉमन सिविल कोड आने से गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। हिंदुओं में पहले से मिल रहा है, मुस्लिम में नहीं मिलता। तो स्वाभाविक सी बात है, कॉमन सिविल कोड आएगा तो मुस्लिम बेटियों को भी गुजारा भत्ता मिलेगा। जैसे हिंदुओं में 5 साल, 8 साल, 10 साल, जब तक कि बच्चे बड़े नहीं हो जाते या दूसरी शादी नहीं कर लेती जो बेटी है, उसको गुजारा भत्ता मिलता रहता है। वो सिस्टम मुस्लिम्स में नहीं है, तो उनको भी मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो विरासत का अधिकार और वसीयत का अधिकार सबके लिए बराबर हो जाएगा। अभी वसीयत का अधिकार और विरासत का अधिकार और जो प्रॉपर्टी का राइट है, वो हिंदू मैरिज एक्ट में लगभग एक एट पार हो चुका, बराबर हो चुका। पारसी मैरिज एक्ट में अभी बराबर नहीं माना गया है। जो बेटी होती है उसको बेटे के बराबर ट्रीट नहीं करते। इसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ है 1937 जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसमें भी बेटी और बेटे को बराबर ट्रीट नहीं करते। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार और प्रॉपर्टी का राइट ये बराबर हो जाएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो गोद लेने का अधिकार सबको मिलेगा। अभी हिंदू बेटी
उसका पति न भी चाहे तो जो बहू है या बेटी है वो जाके कह सकती है भाई हमारे बच्चे नहीं, हम तलाक लेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ में चूंकि बेटी को गोद लेने का अधिकार नहीं है, तो अगर बच्चा नहीं होता तो पॉलीगैमी हो जाती, दूसरी शादी कर सकते हैं, तीसरी शादी कर सकते हैं, 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन गोद लेने का अधिकार नहीं मिला है बेटी को। पति चाहेगा तभी वो गोद ले सकती है, और गोद ले भी लिया तो पूरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, पूरा उसको अधिकार नहीं दे सकते, उसको अपना बायोलॉजिकल सन या डॉटर ट्रीट नहीं कर सकते। इसके चक्कर में बार बार पॉलीगैमी हो रही है। कॉमन सिविल कोड आएगा तो एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। हिंदुओं में पहले से लागू है, पारसी में पहले से लागू है, इसका फायदा भी सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो लालन पालन का, बच्चे को पालन पोषण करने का जो अधिकार है वो सबके लिए बराबर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कॉमन सिविल कोड का मुश्किल से 10% फायदा हिंदुओं को मिलेगा, लगभग 30% फायदा पारसी को मिलेगा, लगभग इतना फायदा क्रिश्चियंस बेटियों को मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। क्योंकि जो मैंने आपको बताया, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, गुजारा भत्ता का अधिकार, प्रॉपर्टी का राइट, गोद लेने का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम बेटियों को नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब देश सेकुलर है, सेकुलर वर्ड इसमें आ गया है, तो मुझे लगता है कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। और इसमें 75 साल पहले चर्चा हो चुकी है, और अब दोबारा इस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। ओके, और सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा गुरु प्रकाश किसे मिलेगा? गुरु प्रकाश सबसे ज्यादा, अश्विनी उपाध्याय ने यह तो बता दिया कि बेटियों को मिलेगा, कौन से धर्म में बेटियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन राजनीतिक फायदा तो ऐसा लगता है सबसे ज्यादा बीजेपी को ही होगा। इसीलिए आप पर आरोप लग रहा है कि आप इसको लाने पर अब इतने ज्यादा उत्सुक लग रहे हैं। मानक जी, हमारी उत्सुकता इसके प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसका पार्ट 4 आर्टिकल 44 शुद्ध रूप से कहता है, जो आपने प्रारंभिक प्रबोधन में पढ़ा था, तो ये तो संवैधानिक प्रतिबद्धता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, और हम लोगों ने लगातार कहा कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। मैं तो आभारी हूं उपाध्याय जी का, जिन्होंने बहुत ही सरल तरीके से टेक्निकल मुद्दे आपके दर्शकों के सामने और पैनलिस्ट के सामने रख दिया। मैरिज लॉज, सेशन लॉज हो, अडॉप्शन हो, उसका सरलीकरण हो और यूनिफॉर्माइजेशन, सबके लिए समान इक्वालिटी। हम नहीं कह रहे हैं, हमारे संविधान के निर्माता कहते थे, मेकर्स ऑफ आवर जो हमसे कहीं ज्यादा दूरदर्शी थे, उसमें कोई संदेह। गुरु प्रकाश, एक सेकंड, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, उसे ठीक करवा रहा हूं, फिर आपके पास आता हूं। शुभ्रांश राय, क्या दिक्कत है भाई, जब संविधान में आर्टिकल 44 में खुद लिखा हुआ है कि लाना चाहिए कॉमन सिविल कोड, और अब जब सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशंस पड़े हुए हैं, अब बीजेपी ला रही है, और बीजेपी के पास ऐसा लगता है कि संसद में हो सकता है संख्या बल भी हो जाए, क्योंकि ट्रिपल तलाक भी इसी तरह पास हो गया था। आपने म्यूट किया हुआ है, आपकी आवाज नहीं आ रही शुभ्रांश। मानक जी, मैंने आपके पैकेज से एक शब्द लिया है जिसमें आपने बड़ा सुंदर कहा, एक देश एक कानून। मुझे लगता है कि मेरे चर्चा का केंद्र बिंदु यही रहेगा, लेकिन इस पे मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, क्योंकि कल से मैं भी यूसीसी को पढ़ रहा हूं। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 आसान भाषा में समझिए तो क्या कहता है। 135 करोड़ लोगों के जन्म से लेकर मृत्यु तक का अधिकार इस संविधान के द्वारा भारत के लोगों के संविधान में निहित है। आज कौन क्या जन्म लेगा, और अगर कोई अपनी इच्छा से मृत्यु भी लेना चाहता है, सबसे बड़ा अधिकार जन्म और मृत्यु का है, उसके लिए भी उसको कोर्ट के पास जाना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी एक और बड़ी बात थी, आर्टिकल 44 के अंदर ही खाने की आजादी, पहनने की आजादी, बोलने की आजादी, फ्रीडम, ये बड़ा मोटा शब्द लिखा हुआ, हमने भी थोड़ा फुर्सत से कल पढ़ा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपके चर्चा का पॉइंट उठाते हैं, एक देश एक कानून। इस कानून की ये कानून ऑलरेडी हिंदुस्तान में अप्लाइड है, क्योंकि इस देश के 135 करोड़ नागरिकों में से किसी ने कोई गलती करी, उसके ऊपर यहाँ की आईपीसी लागू है, और उसको बचाने के लिए यहाँ का संविधान मौजूद है, और उसको सजा देने के लिए यहाँ की आईपीसी मौजूद है। अब एक बड़ा सवाल आपका था, एक देश एक कानून, इस बात की वकालत वो पार्टी कर रही है जिसका पेरेंटल इंस्टीट्यूशन, उसकी पितृ संस्था ने देश आजाद होने के 52 साल तक अपने मुख्यालय पे नागपुर पे तिरंगा नहीं फहराया। कितने इत्तेफाक की बात है। अब चलिए एक और बड़ी बात करते हैं, कौन क्या पहनेगा, किसको आप उसके कपड़ों को देखकर आतंकवादी या गुंडा मवाली डिक्लेयर कर देते हैं, कौन क्या खाएगा। वाइस चांसलर ने फ्रीडम दिया है खाने को, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की जो छात्र गुंडों वाली विंग है, वो लोगों को मार पीट के जबरदस्ती कहती है कि ये तुमको खाना है।
तो सवाल ये पैदा होता है कि नया कानून आप बनाइए, चर्चा करिए, संविधान में लाइए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बन रहे थे, उससे पहले उन्होंने देश के सामने एक शब्द कहा था कि हमारे पास बहुत सारे संविधान और कानून है, वक्त के साथ इसको कम किया जाएगा। अब बताइए इसमें कि बड़ा अच्छा श्री उपाध्याय जी ने कई बार तलाक 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 यूज किया। सर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी, किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति को किससे अलग होना है, उसके ऊपर आईपीसी की कौन सी धारा अप्लाई होती है? मुझे लगता है आपने सबसे ज्यादा धर्म 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 चर्चा किया। मजाल है तो आपके अरे आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप सिविल लॉ को क्रिमिनल लॉ से मिक्स कर रहे हैं। आपको पता है सिविल लॉ में आते हैं ना ये सारे के सारे मामले। एक सेकंड, नहीं एक सेकंड शुभ्रांश, एक सेकंड। देखिए आपने जो कहा मैंने सुना, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा सिविल अलग, क्रिमिनल अलग। ठीक है, क्रिमिनल लॉ सब पे लागू होता है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन अश्विनी उपाध्याय ने आसान शब्दों में बताया शादी, तलाक, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये है ना 4-5 चीजें जिन पर सिविल लॉ लागू होता है। और इन सिविल लॉ में आपको पता है कि माइनॉरिटीज में बहुत सारे समुदाय हैं, खासतौर से मुस्लिम समुदाय, जहां पर अपना पर्सनल लॉ लागू होता है। पता है आपको, सबके लिए अलग अलग कानून है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इनकी बात को बड़ा करता हूं। अश्विनी उपाध्याय जी जिस स्टूडियो में बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि देश की हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग आपके चैनल में नौकरी करते हैं। आप किसी भी पुरुष और महिला को बुला लीजिए, पूछ लीजिए कि आप अलग होगे तो आप तलाक, आपका डाइवोर्स होगा या आपके ऊपर आपका पर्सनल लॉ अप्लाई होगा, पूछ लीजिए। क्योंकि 3 तलाक का कानून तो अभी 6 महीना, साल, 2 साल पहले गाजे बाजे के साथ लागू हुआ था। सर, जो पढ़ा लिखा समाज है वो अंग्रेजी में प्रॉपर डाइवोर्स यूज करके अलग होता है, वो किसी जाति धर्म। और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सर सुनिए, और जो पढ़ा लिखा, आपको तो पता है हिंदुस्तान में कितने गरीब और कम पढ़े लिखे लोग हैं। समाज नहीं है, इसलिए इस देश में शिक्षा जरूरी है। उसके ऊपर ना भूत झाड़ने वाले साधु तांत्रिक फकीर भी अपनी मोहमाया दिखाते हैं। और अगर वो अविवाहित है, बांझ है, बाढ़ है, किसी का बच्चा मर गया, किसी की बच्ची मर गई, किसी की पत्नी एक्सपायर हो गई, तो ये रूल जैसे जैसे शिक्षा से दूर और मेन स्ट्रीम से आप दूर जा रहे हैं, तो सबके पास अपने फ्रीडम है और सब अपने कंफर्ट जोन से करते हैं। इसके 100 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। ओके, मैं समझ गया। ओके, गुरु प्रकाश आपकी आवाज आएगी, उम्मीद कर रहा हूं मैं। अब गुरु प्रकाश, शुभ्रांश राय कह रहे हैं शिक्षा लाइए, अवेयरनेस लाइए, ये कानून के जरिए क्यों उनके गले में उतारने की कोशिश कर रहे हैं ये जबरदस्ती? गुरु प्रकाश। मानक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, देखिए मानक जी, मैंने कहा था कि ये संविधान हमारे सामने रखा हुआ है और आर्टिकल 44 की चर्चा भी आपने भी की अपने प्रारंभिक प्रबोधन में और वकील साहब ने भी की। अब बताना चाहते हैं कि ये कोई हमारी इच्छा नहीं है, ये संविधान के निर्माताओं की इच्छा थी और बाबा साहब अम्बेडकर का एक कथन हमारे सामने रखा हुआ है। आप इजाजत दे तो हम पढ़ के सुनाना चाहते हैं। उन्होंने बोला, I personally do not understand why religion should be given this vast expansive jurisdiction. मुझे समझ में नहीं आता है किसी भी धर्म को इतना बड़ा अधिकार क्यों देना चाहिए। We are having this liberty in order to reform our social system, which is full of iniquities, discrimination and other things. हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, वहां पे सुधार लाना चाहते हैं जहां पे असमानता है, अत्याचार है और अन्याय है। ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में कहा था और मुझे लगता है कि हम सब पैनल में जो यहाँ बैठे हैं, हम सबका अगर विवेक और समझदारी मिला ले तो उनसे कम ही रहेगा। तो ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। दूसरी बात, हम शाहबानो भूल गए हैं क्या? शाहबानो केस में जब मुसलमान समाज की तलाकशुदा महिला को मेंटेनेंस देने की बात हुई थी तो यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। रेडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के प्रेशर में आप लोग उस वर्डिक्ट के खिलाफ में कानून लेकर के आए थे, मौलवी मौलानाओं के दबाव में आकर के, ताकि वो मुसलमान समाज की जो तलाकशुदा महिला वो सशक्त ना हो पाए। तो मुझे लगता है कि आज आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, आज आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली एनश्राइंड गोल्स हैं, जो हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव्स हैं, यदि हम उसको पूरा करना चाहते हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, मुझको समझ में नहीं आता है। यदि शादी के एज में समानता हो, यदि डाइवोर्स में भी तलाक करके आप तलाक दे देते हैं तो उस महिला का क्या होगा? देखिए, आज इस बात पे हमको सहमति बनानी पड़ेगी कि तुष्टीकरण के नाम पे, शुद्ध रूप से माइनॉरिटी अपीसमेंट के नाम पे इस देश में जो राजनीति का हम लोगों ने एक पतन देखा है, ये कांग्रेस पार्टी ने संस्थागत किया है। यही कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये कहना पड़ता है 2007 में कि इस देश के संसाधनों पे पहला मुसलमानों का है। क्यों भाई? क्यों भाई? जवाब देना होगा। ओके, गुरु प्रकाश एक सेकंड। ऑलराइट, ओके। आशुतोष वर्मा, आशुतोष आपका क्या स्टैंड है? आपने सुना, शुभ्रांश ने तो बता दिया कि वो चाहते हैं कि अवेयरनेस फैलाई जाए, शिक्षा फैलाई जाए और तब बदलाव लाया जाए।
कानून की कोई जरूरत नहीं है। आपका क्या मानना है? क्योंकि यूपी में भी आ रहा है, केशव प्रसाद मौर्य ने बोल दिया है। मानव जी धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, और इसको पूरे देश को एक विचार विमर्श का ये बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुस्लिम भाइयों के वहां पर जो 4 शादी है वो आएगा तो ये कोड आएगा तो वो बंद हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत ही वृहद रूप है। इसमें इसलिए चर्चा की जरूरत है क्योंकि आज के मौजूदा समय में हिंदू सिस्टम में क्या है, वो उसका क्या स्टेटस है, बुद्ध का क्या स्टेटस है, जैन का क्या स्टेटस है, सिख क्या स्टेटस है, पारसी यहूदियों का क्या स्टेटस है और मुस्लिम भाइयों का क्या स्टेटस है। साथ में ये बहुत जरूरी है जो हमारे ट्राइबल स्टेट्स हैं, जो ट्राइबल ट्राइब्स हैं हमारे, जो शेड्यूल 6 में आती हैं ऐसी हैं, उनकी क्या स्टेटस है, क्या उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना बहुत आसान है लेकिन उसको समझना भी पड़ेगा और उस पर व्यापक चर्चा चाहिए। माना जी अश्विनी जी यहाँ बैठे हैं जिसमें इन्होंने रिट भी पिटीशन भी दी है, और अब मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कहा कि आप आईपीसी की बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता, वो क्रिमिनल कोर्ट है। अगर सिविल की बात करें तो जो सब्सटेंशियल पार्ट होता है, जिसमें फैमिली पार्ट आता है, जिसमें आपका प्रॉपर्टी वाली पार्ट आती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट आता है और जिसमें टॉर्ट्स आता है, मानहानि, तो फैमिली लॉज का एक प्रसंग, एक छोटा सा प्रसंग है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं मानता हूं झगड़ा इस पे है, लेकिन इसके अलावा बहुत वृहद स्थिति है यहां पर। और मुझे लगता है एक विपक्ष होने के नाते अगर इस देश में इस पे एक सार्थक चर्चा हो तो कई अपवाद के साथ में, कई एक्सेप्शंस के साथ में, डिस्क्रिमिनेशन हटाते हुए अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं, और पहले भी जर्मनी में, फ्रांस में, पुर्तगाल में, चाइना में, रशिया में, हर जगह चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है, तो हम कर सकते हैं इसको। लेकिन इसमें चर्चा होनी चाहिए, उससे बात होनी चाहिए कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन पार्ट हम कैसे हटाएंगे और किस तरीके से हमारे देश के 140 करोड़ की जनसंख्या को ये अगली सदी में लेके जाएगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर आशुतोष वर्मा, बहुत बढ़िया। मैंने जानबूझ के डॉक्टर इस्तेमाल किया, फिर से देखिए, क्योंकि आपने जो बात कही है इस पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए, आप इसके खिलाफ नहीं है। मैं सही समझ रहा हूं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल मानव जी। ओके, संगीत रागी, अब तो देखिए शुभ्रांश राय को छोड़ दीजिए, तस्लीम रहमानी भी आ गए। एक सेकंड में आ रहा हूं तस्लीम रहमानी साहब। संगीत रागी, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से, वो तो कह रहे हैं चर्चा करिए, स्वागत है। आपको लगता है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अब जब आना शुरू हो रहा है, बीजेपी शासित राज्यों से शुरुआत हो रही है, इसे देश में आसानी से लागू किया जा सकेगा? संगीत रागी, देखिए मानक जी, जब सबसे पहले हिंदू कोड बिल लाने की तैयारी हुई और शुरुआत हुई, तब भी उसका विरोध हुआ और स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने विरोध किया था। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का विरोध का तर्क अलग था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि पूर्ण संसद नहीं, ये चुनी हुई संसद नहीं, ये पॉपुलर संसद नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाए गए सदस्य हैं और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम लाने जा रहे हैं, तो इसको जो चुनी हुई संसद है उसके सहारे ही करना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के अलग तर्क थे, डॉक्टर अंबेडकर के अपने तर्क, लेकिन जो हिंदू समाज था उसका एक बहुत बड़ा ऐसा घटक था जो इसके विरोध में था। लेकिन हम सबको मालूम है कि उसमें सुधार हुआ। सबसे बड़ी बात है कि जिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रखा था और ये मान करके चलते थे कि इस पर राज्य काम करेगा, 75 साल में आपने उसमें बहस करने से आप मुकरते रहे। जब भी कभी इसकी चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने ऑब्जर्वेशन में, मुझे लगता है कि अश्विनी जी मुझे करेक्ट करेंगे, मुझे लगता है कि कम से कम 7 बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की आवश्यकता है। जब आपका देश का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसके बारे में कह रहा है तो वो तो कॉमनल नहीं है ना, उसके दिमाग में तो ये कॉमनलिज्म का बीज नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार इसलिए नहीं करती रही क्योंकि एक रैडिकल इस्लामिस्ट तत्व इसके विरोध में खड़ा रहता है। अभी डॉक्टर आशुतोष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और वो बड़ा गंभीर बात है कि जब आप लागू करने जाएंगे तो ट्राइबल सोसाइटी की बात भी है, वहां पर भी विरोध कई जगह हो सकता है कि विरोध का आपको सामना करना पड़े और उनको भी समझाने की आवश्यकता पड़े।
लेकिन कई बार इतने बड़े विविधता के देश में आप कई एक्सेप्शन के साथ भी, जिनको लगता है जहां तक स्टेट नहीं पहुंच पाया है, अभी आप जरा वनवासी क्षेत्रों का ध्यान रखिए। आज से 20 साल पहले वनवासी क्षेत्रों में मुझे याद है कि वनवासी कल्याण आश्रम ने नमक की बोरियां पहुंचाई थी तो पोस्ट कार्ड पर धन्यवाद ज्ञापन आया था। यानी कि स्टेट वहां तक पहुंच ही नहीं पाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था जो है वहां पर जाकर के काम कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड हम समझाने लगेंगे तो हो सकता है हमको दिक्कतें आए, लेकिन कुछ अपवाद के साथ हम इसकी शुरुआत हमें बिल्कुल करनी चाहिए। मुस्लिम तबका में सारे लोग इसके खिलाफ नहीं है। आप फिर से देखिए, सारे मुस्लिम समाज को एक ही ब्रश से पेंट करना बिल्कुल गलत होगा। वहां भी लोग इसके पक्ष में हैं। हाँ, रैडिकल लोगों का लगता है कि हाँ, उनकी पहचान नष्ट हो जाएगी, जबकि पहचान का इससे कोई लेना देना नहीं है। कई बार उनको लगता है इस्लाम खतरे में हो जाएगा। अरे भाई, यदि क्रिमिनल लॉ को मानने से आपका इस्लाम खतरे में नहीं होता तो सिविल लॉ के मानने से इस्लाम पूछ लेता हूं, अभी तस्लीम रहमानी साहब आ गए। 10 सेकंड और। हाँ। अमेरिका में यदि आप मान लेते हैं वो, तब खतरे में नहीं होता, भारत में होता है तो खतरे में हो जाता है। अजीब का तर्क है भाई। मुझे लगता है कि समाज अब एक नई सीढ़ी पर पहुंच चुका है, जहां से पिछले आप देख रखते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के पश्चात कई ऐसे कॉलोनियल लॉज थे जिनको खत्म किया गया है, और कई ऐसी चीजें हैं जिस पर बहुत साहसिक कदम के साथ सरकार आगे बढ़ी है। मुझे लगता है कि यदि उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है या उत्तराखंड से होती है, ये स्वागत योग्य है। और बाकी के आप देखिए ना, काउ प्रोटेक्शन लॉ क्या पूरे देश में लागू हो गया था? क्या एंटी कन्वर्जन लॉ क्या पूरे देश में लागू हो गया था? क्या नहीं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले एंटी कन्वर्जन लॉ लाया था। योगी कमेटी की आप रिपोर्ट जरा याद कीजिए, 56-57 का वो दशक था, 1956-57 का। तो मुझे लगता है कि ऐसी शुरुआत करें, और सारे पढ़े लिखे, हम तो तस्लीम रहमानी जी से भी कहेंगे, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इसके पक्ष में बोलना शुरू करें। कब तक आप मुस्लिम ओके डॉक्टर रहमानी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुझे पता है आप भी लगातार फॉलो कर रहे होंगे। सबसे पहले अमित शाह ने कहा कि हमारे सारे बड़े वादे पूरे हो गए, सिर्फ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड रह गया, उसकी भी तैयारी है। उसके बाद आपको पता है उत्तराखंड में सबसे पहले इस पर काम शुरू हुआ। अब उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम बोल रहे हैं हम भी ला रहे हैं, हिमाचल के सीएम कह रहे हैं हम भी लाएंगे, मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है इसकी तक सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपका क्या स्टैंड है तस्लीम रहमानी साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर? इसमें बहुत पहले से एक स्टेटेड स्टैंड है और उसमें कोई चेंज नहीं है। मैंने अश्वनी जी की बात भी पूरी सुनी थी, हालांकि मैं देर से ज्वाइन किया हूं, मैं माफी चाहता हूं आपके साथ देर से जुड़ते हुए, लेकिन मैं चलते चलते उनको सुन रहा था। 2 स्टैंड्स आए हैं, आपकी डिबेट में भी 2 स्टैंड्स हैं। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमेशा ये कहता रहा कि 75 साल में अगर कोई सरकार आज तक भी कोई ड्राफ्ट नहीं दे सकी, कोई ब्लूप्रिंट नहीं दे सकी, तो चर्चा किस पे करें। बहुत सारे मुसलमान क्लर्जीज हमारे कहते और एट द आउटसेट कह देते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को कबूल नहीं करेंगे। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं कहता हूं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट पाना चाहते हैं। उसमें क्या है, अगर वो एक्सेप्टेबल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं अगेंस्ट द मुस्लिम्स, जैसा कि अश्वनी साहब की पूरी बात से सामने आया कि हिंदुओं को तो इससे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, वो तो पहले ही से कोड बिल आ चुका है। मुसलमानों ही का मसला है, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिव कम्युनिटी इस मुल्क में मुसलमान है अश्वनी जी के मुताबिक, और वो मुसलमान महिला और मुसलमान ये वो सब करके, तो अगर इफ इट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द मुस्लिम कम्युनिटी एट द नेम ऑफ रिफॉर्म, और आप कहें कि अब इस मुल्क में निकाह करना बंद कर दिया जाएगा, इस मुल्क में तलाक देने के प्रोविजंस बंद हो जाएंगे, इस मुल्क में कुरान शरीफ पढ़ना ही बंद कर दिया जाएगा, उस पर अमल करना ही बंद कर दिया जाएगा, नमाजें बंद कर दी जाएंगी, अजानें बंद कर दी जाएंगी, बिकॉज देश एक समान रहना चाहता है और इस देश में एक ही एक राष्ट्र और एक कानून बनना चाहिए। तो मुझे माफ कीजिए कि ये फिर आप एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं, और मैंने हमेशा कहा है इस देश में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको राष्ट्र हित में हमें सोचना चाहिए और एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से नहीं देखना चाहिए। मसलन पॉपुलेशन का मसला, पॉपुलेशन के मसले में जब आप
इसको धार्मिक बना देते हैं और पॉलिटिकल पर्पज से यूज करते हैं, तो इतना बड़ा इश्यू हमारे देश का है कि आप उसे खराब कर देते हैं। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है। अभी लॉ कमीशन ने भी कहा हिंदू कोड बिल को आपने कोडिफाई कर दिया और हिंदुओं ने आखिरकार उसे कबूल कर लिया, क्रिश्चियंस का किसी हद तक हो गया, सिख्स का भी हो गया, और भी कम्युनिटीज रहती है ना, ट्राइबल्स के भी अलग अलग लॉ है, उन सबके आप इसी तरीके से कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ। मैंने तो ओपनली कहा मोदी जी से कि आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ भी करवा दीजिए, मतलब बहुत हल हो जाएगा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2020 में भी कहा है कि कोडिफिकेशन होना चाहिए। अच्छा रहमानी साहब देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि नमाज बंद हो जाएगी, ये सब बंद हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा, देखिए तो बेबुनियाद है, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, आपको भी पता है रहमानी साहब। और देखिए इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं, डॉक्टर रहमानी सुनिए, डॉक्टर रहमानी, डॉक्टर अरे सुनिए ना रहमानी साहब, सुनिए तो सही मेरी बात तो सुनिए। आप अगर ये कहें कि निकाह नहीं होगा, सिविल मैरिज होगी खाली, नहीं नहीं नहीं, तो ये नहीं, नहीं होगा ना। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ये कहें कि तलाक नहीं दी जाएगी, मैं अश्वनी की बात को रेफर कर रहा हूं। नहीं, अगर मैं अच्छा क्लेरिफाई कर देता हूं, माना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन गोवा में हमारे पास एक मॉडल है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ऑलरेडी है, 10-20 साल से गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। आप उसकी बात नहीं कर रहे बिकॉज वो आपकी पार्टी को ब्लॉक नहीं करता है। लेकिन गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड भी रिफॉर्म की, उसके अंदर भी जरूरत है। उसमें तो खुद हिंदुओं को 2-2 शादी की इजाजत कंडीशन के साथ दे रखी है, तो वो भी एक मॉडल हमारे पास है। अभी उत्तराखंड ने इलेक्शन से पहले कहा कि हम लाएंगे, ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन कहा कि हम यूसीसी लाएंगे। इसका मतलब आपके लिए इलेक्शन को कॉमोडिटी है। मैं नेशनल इशू मानता हूं। एक बात क्लियर करना चाहता हूं, अश्वनी जी ने जो कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में उसको क्लियर कर दिया गया कि हो रहा जी नहीं, गाइडिंग प्रिंसिपल दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, क्या बात कर रहे हैं, हुक्म नहीं दिया है किसी को, इसका ख्याल, और सेंटर को दिया है, स्टेट्स को नहीं दिया है, इसका भी ख्याल रखिए। ओके नहीं रहमानी साहब, मतलब आप एक देश एक कानून के खिलाफ हैं और आपको लगता है अगर ये लाया गया तो बीजेपी इसमें, सुनिए तो सही, सवाल तो सुनिए, डाइवर्सिटी है मुल्क में, डॉक्टर साहब सुनिए तो सही, करना पड़ेगा। रहमानी साहब सवाल मेरा ये है कि आपको डर है, आपको डर है क्या कि अगर बीजेपी ये कानून लाई तो मुसलमानों के साथ अन्याय होगा? डर नहीं है, हमारे पास डर से निकलने के इंतजाम मौजूद है, इसलिए डर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अमित शाह जी एक देश एक भाषा करके दिखा दे मुझे इस मुल्क में, चैलेंज कर रहा हूं, बनाइए हिंदी को राष्ट्रभाषा में देखता हूं। अरे भाषा और कानून की तुलना कहां कर रहे हैं आप रहमानी साहब? कहां भाषा की तुलना कानून से कर रहे हैं सर आप? नहीं, यही तो क्रक्स है, यही तो क्रक्स है। अगर आप सब चीज को कहते हैं एक राष्ट्र एक कानून, और आप करेंसी को भी, आप फेडरल स्ट्रक्चर के तमाम राइट्स को अल्टीमेटली आप स्पीडीली करटेल करते चले जा रहे हैं। आपने डिमोनेटाइजेशन के नाम पर। अच्छा, अश्विनी उपाध्याय जवाब दे रहे हैं आपका, क्योंकि आपने बार बार अश्विनी उपाध्याय को एड्रेस किया, वो जवाब दे रहे हैं। बोलिए। देखिए आज इसके बाद आ रहा हूं संगीत, आ रहा हूं आशुतोष। पहली बात तो रहमानी साहब प्राइमरली एक तरीके से सहमत है, मैं इसलिए उनका स्वागत करता हूं। इट्स बट्स करना मजबूरी भी है उनकी, इसलिए इट्स बट्स कर रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा वो सहमत है, कहा एक देश एक कानून होना चाहिए। देखिए आर्टिकल 25 में बहुत सारे लोग कहते हैं आर्टिकल 25 में हमको धार्मिक अधिकार है, मानक जी इसको समझना जरूरी है। आर्टिकल 25 रीतियों को फॉलो करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा को फॉलो करने का अधिकार देता है, कुप्रथा को नहीं। आर्टिकल 25 धर्म को पालन करने का अधिकार देता है, अधर्म को नहीं। बेटी से बहन से भेदभाव करना अधर्म है, कुप्रथा है, कुरीति है, इसलिए आर्टिकल 25 कहीं इसमें नहीं आड़े आता। जहां तक उनकी बात है, हमारे पास एक इंडियन पिनल कोड है, उसमें हमने चैप्टर वाइज अपराध डिसाइड लिखा हुआ है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। ऐसे एक इंडियन सिविल कोड आएगा, आप उसको कॉमन सिविल कोड मत कहिए, आप उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड मत कहिए। जैसे इंडियन पिनल कोड है आईपीसी, वैसे एक आईसीसी आएगा, इंडियन सिविल कोड। उस इंडियन सिविल कोड में आपके 7 चैप्टर हो जाएंगे। पहला चैप्टर शादी विवाह का उम्र, दूसरा चैप्टर गुजारा भत्ता, तीसरा चैप्टर तलाक का आधार, चौथा चैप्टर तलाक लेने की प्रक्रिया, पांचवा चैप्टर वसीयत, छठवां चैप्टर विरासत। ऐसे उसमें चैप्टर वाइज आते जाएंगे, इसमें दिक्कत कहां है? दिक्कत क्या है? हाँ, देश ठीक है ना, सही है। बस एक एग्जांपल और, अभी देखिए सेकुलर देश में, बस खत्म कर रहा हूं, सुनिए, सेकुलर देश में अगर मेरी 4 बेटियां हैं मानक, 4, एक बार सुन लीजिए सर, बहुत आपके काम की बात बता रहा हूं, सुनिए,
अगर मेरी चार बेटियां हैं, चारों बेटियों में एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे। सेकुलर देश में उनके सिविल राइट नहीं बदलते, उनके ह्यूमन राइट नहीं बदलते। आज की डेट में अगर मेरी चार बेटियां हैं, एक हिंदू से, एक मुस्लिम से, एक पारसी से, ईसाई शादी कर ले, शादी उनके राइट्स बराबर होने चाहिए, उनके बराबर। बोलिए रहमानी साहब, जल्दी से बोलिए, रहमानी साहब बोलिए। अभी वो राइट बदल जाते हैं। देखिए ये कितना आसान होता है कोई चीज बोल देना और कर देने में कितना फर्क होता है। 75 साल में अश्वनी जी भी एक ड्राफ्ट तो दे नहीं पाए हैं और पूरी इतनी सरकारें आई और चली गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक गाइडिंग प्रिंसिपल मैंने 5 ड्राफ्ट किया है सर, 5 ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया हुआ है किसी भी सरकार पे। इसलिए 8 से ज्यादा, संगीत रागी साहब कह रहे थे मैंने 8 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन पढ़े हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। इसके बावजूद कोई ड्राफ्ट आया होता, हम भी उसको कंसीडर करते कि हमारे राइट टू रिलीजन, हमारा ओके, ऑलराइट, हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं समझ गया। ओके गुरु प्रकाश पहले ड्राफ्ट दीजिए, जैसे आशुतोष वर्मा कह रहे हैं चर्चा तो कीजिए। ऐसा तो नहीं कि आप बुलडोजर की तरह ये कानून लाएंगे बुलडोज करते हुए। गुरु प्रकाश नहीं, देखिए मानक जी, ड्राफ्ट तो आर्टिकल 370 का भी 75 साल में नहीं बना था इनके हिसाब से। ड्राफ्ट तो राम मंदिर का भी नहीं बना था 75 साल में इनके हिसाब से। अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं, अरे भैया सुनिए जरा, अब जरा सुनने का धैर्य रखिए डिबेट को। मानक जी ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड और 370 को अगर आप मिला रहे हैं तो मतलब ये कि वरिष्ठ आदमी है, मैं आपको ड्राफ्ट दे दूंगा रहमानी साहब। बोल रहे हैं आप सर। अरे मानक जी, हाँ बोलिए मतलब इनका भाषण सुनने के लिए बैठे हैं क्या हम लोग? बोलिए इनका भाषण सुन रहे हैं क्या? वो भी सुनना पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा आपको। हाँ तो सुन तो रहे हैं तब से, आपको भी सुनना होगा भैया। ये डराइए मत, आपको सुनना होगा। शरिया नहीं है, लोकतंत्र है यहाँ पे। नहीं, शरिया भी रहेगा। आप शरिया को गाली नहीं दे सकते। ये चलता है। आप चाहे जितने बड़े संघी हो, शरिया को गाली नहीं दे सकते आप। दिख रहा है आपको क्या? You cannot abuse my शरिया। I have the right to protect my respect for शरिया। You are nobody to abuse शरिया। You are nobody, not at all. I don't recognize. मैं आपको बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा कि आप यहाँ बैठ के शरिया को गाली दें। एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदू धर्म को स्वीकार करो, सम्मान स्वीकार करोगे आप। लगातार इस प्रकार भाषण मत दो आप। आपको नहीं सुनना पड़ेगा। अगर आप गाली देंगे कॉन्स्टिट्यूशन सुनिए, संविधान को सुनिए, संविधान को मैं आपको लगातार बोल रहे हैं आप। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं। ओके ऑलराइट, ओके रहमानी साहब एक सेकंड, एक करके सुन तो लीजिए गुरु प्रकाश क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए एक बार। हाँ गुरु प्रकाश बोलिए। उनको शक है आपकी नीयत पर। गुरु प्रकाश बोलिए। नहीं देखिए, उनसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है और अभी लाइव शो पे झूठ बोल रहे हैं। मैंने शरिया को गाली दी क्या? मैंने कोई नेगेटिव शब्द बोला है क्या? किस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, किस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात करते हैं भाई? कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा ये देश, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। स्वीकार करिए इस बात को, स्वीकार करिए इस बात को। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं आप जैसे लोग बोलते हैं, आप वरिष्ठ हैं, आपका सम्मान करते हैं, इसका ये थोड़ी ना होता कुछ भी बोलिएगा। सम्मान करने का ये अर्थ है कि आप सुनने का धैर्य रखिए भैया। और मेरी आस्था को गाली दे रहे हैं आप, तो क्या क्या बोले? मानक आप जरा रिकॉर्ड रिवाइंड करिए, मैंने कुछ बोला है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु प्रकाश जल्दी बोलिए। वो कह रहे हैं आपकी नीयत पर शक है। मानक नहीं, मानक उन्होंने ये भी बोला कि मैंने गाली दी है। रिमाइंड करिए जरा, गाली किसने दी है हम सुन लेते हैं। झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, किस प्रकार की बात करते हैं आप? क्या वातावरण बनाना चाहते हैं देश में? मानक मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये रहमानी जी हो या कोई और हो, मुसलमान समाज का ठेका इन्होंने नहीं लेके रखा है। मुसलमान समाज आज सक्षम है, उनके विवेक में पूरा भरोसा है। आज वो खुली समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। दानिश उत्तर प्रदेश में मंत्री बनते हैं, इनसे कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। ये देश लोकतंत्र से चलेगा, इस संविधान से चलेगा और अगर धारा 44 हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, हम उसको पूरा करेंगे। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम पूरा करेंगे। ओके ऑलराइट। संगीत रागी, जो ये एक आशंका डर है, इसको तो थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा ना। वो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं कि आप हमारी प्रैक्टिसेस जो हैं पर्सनल लॉ, उसको सुधारते हमारे पूजा करने की पद्धति उस पर भी अटैक करने लगे? ये तो नहीं होने वाला ना। मानक अश्विनी जी ने बहुत साफ है। जब भी कहा जाता है वो शादी आप मंत्रोच्चार से करते हैं या निकाह आप इस्लाम के तरीके से करते हैं, इस पर तो किसी ने कभी कोई बात ही नहीं की है। ये तो होने वाला भी नहीं है और ये उस दायरे में आता भी नहीं है। ये तो एक समाज को भड़काने के लिए है और जब आप पहले से तय कर लिए हैं कि हमको भड़कना ही है, तो तस्लीम रहमानी जी को हम बताएं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में डॉक्टर अंबेडकर का फिर से दोबारा पढ़ना चाहिए।
अंबेडकर इस बात के लिए कर रहे थे कि भाई जो साउथ के जो मुस्लिम हैं और जो महाराष्ट्र के जो मुस्लिम हैं, उनके रिचुअल्स अलग हैं, उनके शादी की प्रथा अलग है, और जब ये आप कोडिफाई कर रहे हैं तो आप एक समाज को होमोजेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी तो अपने आप में गलत है। उन्होंने कहा सरिया आ रहा हूं शुभ्रांश, इसके बाद आ रहा हूं। वह भी तो एक कोडिफाई किया हुआ है, वो डिवाइन कहां से है? वो तो डिवाइन है नहीं। जहां तक है अब समाज को समझाने का, तो आज तक हम लोग इनको ये नहीं समझा पाए हैं कि पृथ्वी गोल है। इनके अनुसार तो पृथ्वी चपटी है, क्योंकि इनका धर्मशास्त्र कहता है कि पृथ्वी चपटी है। तो यदि ओके संगीत राय जी, ओके पहले शुभ्रांश राय और आशुतोष वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले शुभ्रांश राय बोलिए, क्या कह रहे थे आप? देखिए मानक, मुझे गुरु प्रकाश जी के दो बातों का जवाब देना है। इन्होंने संविधान का हवाला देकर डॉक्टर साहब, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र किया था। तो मैं बता दूं गुरु प्रकाश जी कि आपकी वही पार्टी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के बावजूद भी 52 साल तक एक राष्ट्र और एक नीति में उसने झंडा नहीं फहराया था, तिरंगा अपने मुख्यालय पे। तो ये दाग आपसे कभी नहीं निपटेगा। एक रुकिए, दूसरी बात रागी साहब, रुकिए दूसरी बात, आप बहुत बेतुकी बात कर रहे हैं। संविधान को आप सिखा रहे हैं। अच्छा ओके, आगे बढ़िए शुभ्रांश आगे बढ़िए। हाँ नो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने और लिखने के अधिकार पे चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड पे है। दलित विधायक को रात को आप अरेस्ट कर लेते हो और आप संविधान को दिखा रहे हो। संविधान में भारतीय जनता पार्टी की कोई आस्था नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं करना चाहती सर। आप अपने दर्शकों को सिविल और क्रिमिनल में मत कंफ्यूज करिए। एक बात क्लियर है कि अगर संविधान ने हमें इजाजत जीने, रहने, खाने, उठने, बैठने सबके लिए दिया है, तो हमारी गतिविधियों पे कंट्रोल करने के लिए इस देश में आईपीसी आई हुई है। सिंपल सा फंडा है। नहीं, इतना सिंपल नहीं है आशुतोष वर्मा, इतना सिंपल नहीं है। आशुतोष वर्मा बोलिए, आशुतोष बोलिए। मानिए, देखिए दो चीजें समझनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। देखिए सिविल कोड सब कुछ समझ में आ गया सबको क्या है, लेकिन प्रॉब्लम इस यूनिफॉर्म की है, और इस यूनिफॉर्मिटी कितनी होनी चाहिए इस पे है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है। देखिए जैसे आप स्कूल में एक यूनिफॉर्म पहनते हैं कि जितने भी बच्चे हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, जाति हो, धर्म हो, वो एक शर्ट, एक पैंट, एक टाई पहन के आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक लड़का 6 फुट का है और एक 5 फुट का है, दोनों की हाफ पैंट एक ही साइज की हो जाएगी। ये कतई नहीं हो सकता है। ये बात को समझने दीजिए। ये नहीं कह सकते कि टाई तुम्हारी भाई 6 इंच की है तो सब लोग 6 इंच की ही पहनेंगे, तो 6 फुट वाले में 2 इंच लगेगी। तो यूनिफॉर्मिटी, मैं जा रहा हूं, यूनिफॉर्मिटी अगर होमोजेनिटी हो जाए। सुनिए, जैसे अभी एक और तुलना की जा रही थी, भाषा से तुलना की जा रही थी, उसी तरह यूनिफॉर्म से ह्यूमन राइट्स की तुलना मत करिए। आपको पता है ह्यूमन राइट्स का मामला है। मानक जी, वही मैं कह रहा हूं, जो अभी बात कर रहे हैं आर्टिकल 24, उसमें आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 दोनों ये कहता है। मैं उसपे परेशान नहीं। परेशानी ये है कि अगर यूनिफॉर्मिटी एक लेवल के ऊपर चली जाए तो होमोजेनिसिटी आ जाती है, और होमोजेनिसिटी किसी लेवल पे किसी के लिए ठीक नहीं है। अगर हम सबके धर्मों को बकायदा सब डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहे हैं उनको हटा दिया जाए, कुछ एक्सेप्शंस ले लिया जाए, तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत सुंदर तरीके से आ सकता है। लेकिन अगर आप विस्तृत उसमें चर्चा नहीं करेंगे, आप खाली उसको एक मुस्लिम, मैं कहता हूं कि ट्राइबल्स के पास में कोई ट्राइबल जो सोसाइटी उनके लिए क्या ड्राफ्ट है। आप देखिए, आप हमारे हिंदुओं में पहले क्या होता था कि जो हमारी सक्सेशन होती थी वो फादर से बेटे के बीच में जाती थी, लेकिन यही आप महाराष्ट्र में चले जाइए, आप केरला में नायर जाति में चले जाइए, वहां माँ और बेटियों से जाती हैं। तो हिंदू के अंदर भी बहुत से अलग अलग तरीके से। अच्छा ओके आशुतोष, एक सेकंड, आपको लगता है कि बीजेपी इसका राजनीतिक इस्तेमाल करेगी और इसीलिए लेके आ रही है क्या? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के मोड में रहती है, उसको इस बात से मतलब नहीं इस देश में क्या करना है। आज भी उत्तर प्रदेश में आज जो मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, खुलेआम दंगे हो रहे हैं, लगातार मर्डर हो रहे हैं, लगातार, मतलब आप स्थिति आप उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आप चुनाव नहीं, जो अमित शाह ने कहा ना, मैं उस पर ला रहा हूं आपको। उन्होंने कहा देखिए हमारे जो सारे बड़े वादे थे हमने पूरे कर दिए, सीए आ गया, उन्होंने कहा हमने राम मंदिर का वादा पूरा कर दिया, 370 का वादा पूरा कर गया, बस एक कॉमन सिविल कोड रह गया है। मानक जी, ये जितनी आपको लगता है ये राजनीतिक है क्या? जितनी भी चीजें आपने बताई उसमें कॉमन सिविल कोड सबसे पेचीदा है, क्योंकि इसके इतिहास यहां से नहीं होता है। ये एंशिएंट इंडियन से स्टार्ट होता है, मिडिवल पीरियड से स्टार्ट होता है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे लॉज फॉर्म किए उसमें स्टार्ट होता है। तो आप बिना चर्चा किए अगर इस तरीके से ले आएंगे तो विपक्ष बिल्कुल आप परेशान होगा। अश्विनी उपाध्याय क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं ड्राफ्ट तो दीजिए चर्चा के लिए। आपने जो ड्राफ्ट दिया है ना,
वो आपकी पार्टी से अप्रूव नहीं है, आपको भी पता है। वो तो आपने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, एक पीआईएल के तौर पे दिया है। कॉमन सिविल कोड लागू करना उतना ही आसान है आर्टिकल 370 हटाना जितना आसान था। लोग कह रहे हैं आर्टिकल 370 हटी नहीं, तो अभी तक हुआ क्यों नहीं फिर? और आर्टिकल 370 हटाने में 15 मिनट लगा। अरे तो आपको पता, अश्विनी उपाध्याय, आपकी पिटीशन पर आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं लिया। अरे मौनम स्वीकार लक्षणम, स्टैंड नहीं लिया इसका मतलब सरकार को हमारा ड्राफ्ट मंजूर है। हमने सुप्रीम कोर्ट में 5 ड्राफ्ट दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बार बार आपकी सरकार, केंद्र की सरकार ये कहती रही हमें तारीख दे दीजिए, हम नहीं बताएंगे, तारीख दे दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, हमने लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर करने की पीआईएल फाइल किया, सरकार ने ड्राफ्ट पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया। अभी हमारी दूसरी पीआईएल है, गुजारा भत्ता सबको मिले, आशा करता हूं वो भी बिल आ जाएगा। तीसरी मेरी पीआईएल है कि एडॉप्शन गार्जियनशिप का अधिकार सबको मिले। बड़ी सीधी सी कॉमन सिविल कोड का मतलब ये हुआ, बहुविवाह बंद होगा, हलाला बंद होगा, मुताह बंद होगा, मिस्यार बंद होगा, कोर्ट सबके लिए एक होगी। अभी क्या हो रखा है, हिंदुओं का मामला तो नॉर्मल कोर्ट से चल रहा है, मुस्लिम का सिविल राइट का मामला शरिया कोर्ट से चल रहा है। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है कि पूरे देश में हर तहसील में शरिया कोर्ट खुली हुई है जो नॉर्मल कोर्ट के पैरेलल में चल रही है। उसको दारुल कजा कहते हैं। ये दारुल कजा और शरिया सेकुलर देश में देश। आशुतोष कुछ कह रहे थे, आशुतोष जल्दी से। मैं कह रहा हूं मानक जी, ये अश्विनी जी भारतीय जनता पार्टी के ही वो एक कार्यकर्ता है। भैया मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, यहाँ याचिका करता हूँ और 150 पीआईएल फाइल कर चुका हूँ। 150 देश के लिए कोई जरूरी पीआईएल बताना, आपके लिए फाइल कर दूंगा। नहीं, अगर आपको कोई अच्छा मुद्दा समझ में आए लाइए, मैं आपके लिए पीआईएल फाइल कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी गुरु प्रकाश जी बताए क्यों नहीं करते हैं इनके पीआईएल? वर्मा जी ओके, गुरु प्रकाश बोलिए, बोलिए गुरु प्रकाश बोलिए, आइए कहिए डिट्टो ओके कर देते हैं जो। बोलिए गुरु प्रकाश बोलिए। अरे देखिए, ये आशुतोष जी, ऐसा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, उसको जरा सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं, ये भी आपके साथ में है भाई। अरे भाई अब सुनिए तो सही। अब मैं बीच में नहीं बोल रहा था आशुतोष भाई, सुनिए जवाब तो जो पूछा जाए पुष्कर सिंह धामी, मैं बता रहा हूं, तो जवाब सुनेंगे तब तो लीजिएगा भैया। अरे अश्विनी जी के बारे में पूछ रहे हैं आप बगल भाग रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी, यार सुन लो। अब बोलिए गुरु प्रकाश बोलिए। पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि ड्राफ्ट के लिए कमेटी बनेगी, जो आप कह रहे हैं कि कमेटी बनना चाहिए। कौन कहता यूनिलैटरली ले आएंगे, बिना किसी से पूछे ले आएंगे, अपने से ले आएंगे? अरे भैया कमेटी बनेगी, चर्चा होगी, कमेटी में लीगल एक्सपर्ट होंगे, जुडिशियल एक्सपर्ट होंगे, सिविल लॉ के एक्सपर्ट होंगे, सब आएंगे तब बात होगी। ऐसे थोड़ी ना होता है। और वैसे ये चर्चा ही हो रही है मीडिया में। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। न्यूज 24 भी लोकतंत्र का स्तंभ है। तो अगर न्यूज 24 पे चर्चा हो रही है, इसको आप पार्लियामेंट की चर्चा मान लीजिए। यहाँ पे भी इससे बढ़िया और क्या होगा। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। रहमानी साहब को क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं। रहमानी साहब, अब आपको स्वीकार तो करना पड़ेगा, ये तो आ रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, पड़ेगा का मसला तो अलग है। पड़ेगा में तो डेमोक्रेसी में पड़ेगा का लफ्ज सबसे ज्यादा खराब शब्द होता है। मैं कह रहा हूं कि देश के जो बड़े मुद्दे हैं, वो चाहे पॉपुलेशन का, इसीलिए मैंने पॉपुलेशन की बात भी की थी, लैंग्वेज की भी की थी। पॉपुलेशन कंट्रोल का बिल लॉ कमीशन ने बना के यूपी सरकार को दिया, वीएचपी ने उसकी मुखालफत की, आज तक टेबल नहीं हुआ असेंबली में। यहाँ पर राकेश सिन्हा कई बार रख चुके पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल पॉपुलेशन का, आज तक वो एक्सेप्ट नहीं हो सका। लाइकवाइज ये जो सिविल कोड है, इस पर हमने हमेशा कहा, अगर आप देश हित में चर्चा करते हैं तो मुस्लिम टारगेटेड मत कीजिए इसको। जब आप मुसलमानों को टारगेट करके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो लगता है कि आप सीरियस नहीं है। एक पॉलिटिकल एजेंडा आप लेके चल रहे हैं। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। ऑलराइट, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। गुरु प्रकाश 20 सेकंड, जल्दी से 20 सेकंड। देखिए, मुस्लिम समाज के प्रगतिशील लोग, प्रोग्रेसिव लोग जो मुस्लिम समाज के हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति बहुविवाह के पक्ष में नहीं हो सकता है, पॉलीगैमी के पक्ष में नहीं हो सकता है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस पक्ष में नहीं हो सकता है कि तलाकशुदा महिलाओं को मेंटेनेंस भत्ता ना मिले। ओके, टाइम खत्म हो गया। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। समर्थन में टाइम खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं? मानक, मैं केवल इतना कह रहा था, एक पति एक पत्नी का नियम, हम दो हमारे दो का नियम मानव इतिहास में सबसे पहले भगवान राम ने लागू किया था, वाल्मीकि रामायण में जिसका जिक्र है। यही हमारे संविधान में लिखा हुआ है। समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान राम राज्य में था। इसलिए भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत के 2 बच्चे, शत्रुघ्न के 2 बच्चे, राम जी की 1 पत्नी, लक्ष्मण जी की 1 पत्नी, भरत की 1 पत्नी, शत्रुघ्न की 1 पत्नी। ये तो आदिकाल से। ओके, ऑलराइट, टाइम खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।